जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोगों ने कॉस्ट कर्व्स को पढ़ा था, उसके हवाले से कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो इसको मज़ीद आगे पढ़ते हैं कॉस्ट को ही। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट बिहेवियर। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया गया है। तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? तो डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द लेबर। तो ये दो चीज़ें हैं, स्पेशलाइजेशन। जी, ये जो कॉन्सेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर का और स्पेशलाइजेशन का, ये कॉन्सेप्ट दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये आजकल बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते हैं और बहुत सारे मतलब कॉमर्स के अंदर या बिजनेसेस के अंदर भी इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है कि लेबर को उनकी डिवीज़न होनी चाहिए, तो फिर स्पेशलाइज्ड होती है चीज़ें। तो डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एडम स्मिथ ने दिया था। और एडम स्मिथ के बारे में मैंने आपको बताया कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में वो ये कहते हैं कि आप किसी भी टास्क को स्प्लिट कर दें डिफरेंट लोगों के अंदर, और उससे ये होगा कि हर बंदा अपने अपने काम में माहिर हो जाता है, तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है। जब आप एक ही काम को, मतलब फॉर एग्जांपल जूती बनाना है और एक ही बंदे को कहें कि आप जूता बनाएं, तो वो हो सकता है कि उतना एक्सपर्ट ना हो, क्योंकि जूते बनाने के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। तो आप अगर एक उसको स्प्लिट कर देते हैं कि कुछ बंदे जो हैं वो सिर्फ उसका अपर बनाएंगे, तो वो अपर बनाने में माहिर हो जाएंगे, बार बार अपर बना के। उसके बाद कुछ लोगों से ये कहें कि आप सोल बनाना शुरू कर दें, यानी उसका नीचे वाला हिस्सा, तो वो उसमें माहिर हो जाएंगे। कुछ लोगों से कहें कि आप स्टिच करना शुरू करें अपर और सोल को, तो वो उसको स्टिच करके उसमें माहिर हो जाएंगे। कुछ लोगों से कहें कि इसको वो पॉलिश करें, तो वो पॉलिश में माहिर हो जाएंगे। कुछ लोगों से कहें कि पैकिंग करें, तो वो पैकिंग में माहिर हो जाएंगे। तो जिस तरह अगर एक ही जूता के सारे प्रोसेस एक शख्स को दे दिए जाएं फॉर एग्जांपल, तो वो इतना ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर का रिजल्ट ये निकलता है कि स्पेशलाइजेशन हो जाती है, और स्पेशलाइजेशन का नतीजा ये निकलता है कि उसके नतीजे में एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी में इजाफा होता है। और इसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। और पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस होने के नतीजे में क्या होता है कि प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाते हैं। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छी चीज़ है, डिवीजन ऑफ लेबर अगर होती है
तो उसके नतीजे में स्पेशलाइजेशन होती है, और स्पेशलाइजेशन के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं। यानी वो बेनिफिट्स क्या हैं वो मैं भी आपको डिस्कस भी करता हूँ, लेकिन उसके नतीजे में एफिशिएंसी बढ़ती है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रॉफिट क्या हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं उसके अंदर ना। अच्छा, एफिशिएंसी जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट या इनपुट्स। तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है कि कितने इनपुट्स लगा के कितनी आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, तो एफिशिएंसी स्कोर आ जाता है आपके पास। और नॉर्मली आपका जो एफिशिएंसी स्कोर होता है वो 0 से 1 के दरमियान होता है। ठीक है ना जी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलें। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है। तो एडम स्मिथ ने भी यही सारी बातें की जो मैं भी आपसे कर रहा हूँ। अब इसमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में आ जाए तो इसने जो एग्जांपल दी थी एडम स्मिथ ने, वो एक कॉमन पिन की एग्जांपल दी थी। और उसमें इसने ये कहा था कि जैसे कॉमन पिन आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें उसने कहा था कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर कर दीजिए। कुछ लोग जो हैं वो उस रॉड को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, कुछ लोग उसको फिर काटेंगे, कुछ लोग उसको शार्प करेंगे, उसका एक एंड जो है, कुछ लोग उसका हेड लगाएंगे, तो वो कॉमन पिन बन जाएगी। तो इस तरह हर बंदा अपने अपने काम में माहिर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही, यानी ये एडम स्मिथ ने जो बातें की थी, ये 1776 की बातें हैं। तो 1776 में डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। अच्छा, ऐसा होता है कि जो लार्ज बिजनेसेस होती हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं स्मॉल बिजनेसेस से। उसकी वजह ये है कि वो लार्ज बिजनेसेस इन दो चीज़ों पे रिलाय कर रहे होते हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन के अंदर। जैसे आप एक डिफरेंट सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ये समझते होंगे कि जैसे कराची में बड़े बड़े मॉल होंगे, लाहौर में हैं, इसी तरीके से मुल्तान में है, इस तरह जो बड़े बड़े शहर हैं, फैसलाबाद है, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि हर एक शोबा मॉल के अंदर लैदा होता है। ये गारमेंट्स का शोबा है, ये बच्चों का है, फिर ये फूड का अलहदा शोबा है उसके अंदर। इस तरीके से जो हाउस होल्ड का अलहदा होता है। तो इस तरह डिफरेंट शोबे बनाए होते हैं उन मॉल्स के अंदर, और उन शोबे के बंदे उसी अपने अपने शोबों के अंदर माहिर होते हैं और अपनी चीज़ों को चला रहे होते हैं। ये नहीं कि एक ही बंदा सारी चीज़ को चला रहा होता है। तो जो एक छोटी सी फर्म होती है या एक छोटा वो होता है, यूनिट होता है प्रोडक्शन का, तो उसमें जारी सी बात है कि वो स्मॉल क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उसके लिए उनको स्टाफ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। और वो वही स्टाफ जो थोड़ा कम स्टाफ होता है, वही सारे टास्क जो है ना वो देख रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कपड़े की शॉप ही है, तो उसके अंदर वो एक दो बंदे उन्होंने रखे हुए हैं, वही कपड़ा जो है आता है जब, तो उसको अनलोड भी करते हैं, वही उसको शेल्फ में भी लगाते हैं, वही उनको मेयर भी करते हैं, वही उसको बेचते भी हैं। तो सारे काम वही कर रहे होते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अनलोड भी करते हैं, शेल्फ्स को भी स्टैकिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, मनी भी लेते हैं, इन्वेंट्री भी चेक करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो 2 या 3 लोग ही कर रहे होते हैं वहाँ पे। और अगर और ही छोटा बिजनेस हो जाए तो एक ही बंदा सारे काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप बड़ी फर्म की तरफ चले जाते हैं तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं, और हर बंदों के जिम्मे अपने अपने काम होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ी फर्म होती है उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा होता है और स्पेशलाइजेशन होती है वहाँ पे, इसीलिए उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। जैसे लार्ज सुपर मार्केट की मैं बात करूँ, और वहाँ पर वो हायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स भी लेते हैं और बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी उनको मिलते हैं। और लेकिन अगर स्मॉल के ऊपर आ जाएं तो वहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा कि वहाँ पर ये सारे काम एक ही बंदा जो है वो कर रहा होता है।
तो एक्चुअली अब ये समझना है कि जब डिवीजन ऑफ लेबर आप कर देते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब ये है कि आप ब्रेकिंग डाउन करते हैं डिफरेंट एक जॉब को डिफरेंट टास्क के अंदर, और उनको फिर असाइन कर देते हैं कि आपने ये काम करने हैं। जैसे यहाँ पे आपको डेफिनेशन बुक के अंदर भी नज़र आएगी, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन पढ़िए, तो उसमें लिखा हुआ है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ द जॉब्स इनटू इंडिविजुअल टास्क दैट कैन बी असाइन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यानी आपने डिफरेंट टास्क जो है ना वो डिफरेंट लोगों को असाइन कर देने हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि शू फैक्ट्री के अंदर अपर बनाने वाला शोबा अलहदा, फिर सोल बनाने वाला अलहदा, स्टिच करने वाला अलहदा, पॉलिश करने वाला अलहदा। तो इस तरीके सुपर मार्केट की मैंने एग्जांपल दी, तो वहाँ पर भी इस डिफरेंट काम डिफरेंट लोग कर रहे होते हैं, और वो डिफरेंट जो है काम वो क्या क्या हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अनलोडिंग करना है ना, अनलोडिंग द डिलीवरीज, फिर स्टैकिंग द शेल्व्स, एडवर्टीजमेंट, सॉरी एडवाइजिंग द कस्टमर्स, फिर टेकिंग मनी, फिर इन्वेंट्री चेकिंग एंड सो ऑन। ये डिफरेंट टास्क हैं जो कि आप क्या करते हैं वहाँ पर कर रहे होते हैं, और इन सब के अलग अलग लोग होते हैं जो इनको कर रहे होते हैं। ये वही डिफरेंट टास्क हैं जो मैं अभी आपको बताया है, और वो आपने डिफरेंट लोगों को असाइन कर दिए हैं, यानी डिफरेंट इंडिविजुअल्स को। कि इंडिविजुअल टास्क कौन कौन से हैं ये मैंने अभी आपको समझाए हैं। ये वाले सारे वो टास्क हैं, ये वाले 1 2 3, ये तो चंद लिखे हुए हैं ना यहाँ पे 5, इसके अलावा भी हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल को आपने असाइन कर दिए। इस चीज़ को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। जब आप डिवीजन ऑफ लेबर कर देते हैं तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ इन्वेंट्री चेक करने के माहिर होंगे। कुछ लोगों को ये काम कहा जाए कि आपने कस्टमर्स को एडवाइस करना है। कुछ लोगों से ये कहा कि आपने अनलोड करना है डिलीवरीज को, जब भी माल आएगा उनको आपने वहाँ लेके जाना है। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जब हो जाती है तो उसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं? वो बेनिफिट्स यहाँ पे 4-5 लिखे हुए हैं। देखें ज़रा, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर होने से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है, और उससे जो आपकी यूनिट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और अब ये क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये स्पेसिफिकली ये ABCDE तक आपको बेनिफिट्स बताए गए हैं। ये सारे, ये हेडिंग भी यही थी, बेनिफिट्स ऑफ द स्पेशलाइजेशन। ये तो स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन कब होती है? पहले डिवीजन ऑफ लेबर होती है। जब आप डिवाइड कर देते हैं तो हर बंदा अपने अपने काम में माहिर हो जाता है। जैसे घरों में भी देख लें तो आप डिफरेंट काम असाइन कर देते हैं कि बहन को कह दिए जी आपने सिर्फ कपड़े इस्त्री करने हैं, तो वो कपड़े इस्त्री कर देती है। आप कहते हैं इतनी जल्दी कर लिए, वो कहती बस ये तो मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं। वो काम कर कर के स्पेशलाइज हो जाती है। इस तरह खाना बनाने का काम एक बंदे के जिम्मे लगा देते हैं, सफाई का एक के जिम्मे लगा देते हैं, गाड़ी को वॉश करने का काम एक के जिम्मे लग जाता है, लॉन को देखने का काम एक के जिम्मे लग जाता है। इस तरह डिफरेंट टास्क जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं। जब आप कर देते हैं तो फिर वो हर कोई अपने अपने काम में क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है, और एफिशिएंट हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो लेकिन और भी बेनिफिट देखें ज़रा, कि पहला ये है कि जब वो अपने अपने काम में माहिर हो जाते हैं तो वो कम टाइम में वही चीज़ कर लेते हैं। नीड लेस टाइम टू लर्न द जॉब, है ना, बिकॉज वो ट्रेंड ही एक ही काम के लिए हुए हैं, नॉट फॉर ऑल टास्क, है ना। तो वो एक काम के लिए ट्रेंड है और वही काम वो करते जाते हैं। यानी अगर आप बिजनेस में चले जाएं तो आप देखें डिफरेंट लोग, कुछ लोग सेल का काम करते हैं, तो वो सेल में ही एक 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 फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, एक जॉब से दूसरी जॉब में चले जाते हैं, और वो सेल में ही माहिर होते हैं, सब काम नहीं करते। कुछ लोग एडवर्टीजमेंट के माहिर होते हैं, वो एडवर्टीजमेंट का काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि
अगर वो एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करते हैं तो उन्हें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो वही काम वहाँ पे करना होता है उन्होंने, तो ये फ़ायदा है। फिर दूसरा ये है कि जो टास्क होते हैं वो अ, आप एलोकेट करते हैं उनकी एप्टीट्यूड को देख के, कि जी आप पहले चेक कर लेते हैं एज ए मैनेजर, फिर आप उनको एलोकेट कर देते हैं कि आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें। तो जितना जितना उनका एप्टीट्यूड होता है किसी भी काम की तरफ, वही देख के आप उसको उस तरफ ले जाते हैं। फिर उसके बाद है लर्निंग इफेक्ट्स। लर्निंग वही जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, जब जब आप डिवाइड कर देते हैं काम को तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है, फिर वो हर कोई बंदा अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है। जब स्पेशलिस्ट होता है तो लर्निंग उसमें आ जाती है। जैसे आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो वहाँ पर भी आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलेगी, कि कुछ ईएनटी का डिपार्टमेंट अलहदा होगा, दिल वाले अलहदा होंगे, जिगर वाले अलहदा होंगे, फिर नज़र वाले अलहदा होंगे, फिर इस तरीके से और भी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, हड्डी जोड़ तोड़ वाले अलहदा मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल में भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। तो वो आप आई के मतलब लोग हैं, तो अगर आई का मसला है तो आप आई वार्ड में चले जाएंगे, तो वो आई के ही माहिर हैं। तो उसके अंदर वो जाहिर सी बात है वो 1 मिनट में देखें। कान का प्रॉब्लम हो तो वो कान वाले ईएनटी डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। तो उनकी लर्निंग अब आप देखें तो आपको नजर आएगी कि ये एक आम एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो तो हर चीज को देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होता, और वही हो सकता है बाज़ औक़ात वो बीमारी को समझ ना पाए। तो लर्निंग इफेक्ट्स जब आते हैं तो उससे क्या होता है, वो काम ज़रा जल्दी कर लेता है और क्विकली यानी कर लेता है, और उसको पता होता है कि मैंने इसको किस तरीके से लेके चलना है। तो ये लर्निंग इफेक्ट होने से स्टाफ जो है ना भी इंजॉय करता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। फिर टाइम वेस्ट नहीं होता इसके अंदर जब आप एलोकेशन कर देते हैं काम की। क्योंकि अगर आप एक को कहें आप ये कर लें, दूसरे को फिर ये कर लें, या एक ही काम एक ही पूरा डिफरेंट टास्क एक ही बंदे को दे दें, वो तो फिर कभी कोई काम कर रहा होगा, कभी कोई कर रहा होगा, और उसके उसके अंदर वो एफिशिएंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो स्विच हो रहा है डिफरेंट टास्क के अंदर। समझ रहे हैं ना, तो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और एट इन नट शेल जो है उसका जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो वो बहुत थोड़ा आएगा। उसके बाद ये है कि आप आप क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी मशीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ लेबर में ही नहीं हो सकता, एक कैपिटल में भी डिवीजन हो सकती है, स्पेशलाइजेशन आ सकती है। तो स्पेशलिस्ट मशीनरी आप ले आए एक काम के लिए तो वो काम वही करेगी। यानी लेबर में भी डिवीजन हो सकती है, कैपिटल में भी हो सकती है, कि आपने मशीनें ले आए कि जी ये काम पीको ये करेगी, फलां चीज ये करेगी, कई मशीनें होती हैं ना। तो हर तरह की मशीन आपको मिल जाती है कि जी ये एक एक प्रोडक्ट को बनाने के 10 प्रोसेस हैं, तो आप हर प्रोसेस के लिए एक मशीन ले आए, तो हर मशीन के ऊपर एक डिफरेंट लोग जो है ना साइन कर दें। तो मशीनें भी स्पेशलाइज्ड हैं और डेडिकेटेड हैं हर टास्क के लिए। तो ये सारे चीज़ें जो भी आप लोगों ने पढ़ी हैं ये क्या है, ये बेनिफिट्स हैं किसके, स्पेशलाइजेशन के। और मैंने आपको बताया कि ये कब होती है, जब आप क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर करेंगे तो ये होगा। और ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया किसने दिया था, ये एडम स्मिथ ने दिया था, और ये फाउंडर ऑफ इकोनॉमिक्स भी है ये बंदा। ये भी ज़रा ज़हन में रखना, ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या पढ़ना था एक्चुअली, हम लोगों ने पढ़ना है शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर। तो शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर पढ़ने के लिए हमने कुछ चीज़ें मज़ीद पढ़ी हैं, जिसमें मैंने आपको बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन के बारे में बताया है। तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट कर्व जो होते हैं, वो टोटल कॉस्ट कर्व आप लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा था। तो टोटल कॉस्ट कर्व मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हो सकते हैं। यानी पहला ये था, ये सी है, यहाँ पर आउटपुट है,
तो टोटल कॉस्ट कर्व इज जस्ट लाइक दिस, है ना, ये टोटल कॉस्ट कर्व है ये। और या मैंने कहा था कि टोटल कॉस्ट कर्व बिल्कुल लीनियर भी हो सकता है, ये कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट कर्व हो सकता है, ये लीनियर टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट कर्व है, और ये नॉन लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व है। अब ये देखना है, इसको नॉन लीनियर को कर्वी लीनियर भी कहते हैं, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर, इसको कर्वी लीनियर भी कहते हैं। तो अब ये एक्चुअली जो इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं, इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स इनवर्स एस शेप, समझ रहे, इनवर्स एस शेप, मैं ये दोबारा लिखता हूँ, इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स एस शेप भी कहते हैं इसको, और इस किताब में भी आपको लिखा हुआ है अज्यूम टू बी एस शेप, ये एस शेप नहीं है, ये है इनवर्स एस शेप, इनवर्स एस शेप, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इनवर्स एस शेप का मतलब ये वाला जो बना हुआ है ना, ये वाला, ये इनवर्स एस शेप है, उल्टे एस की तरह, एस नहीं है ये, उल्टा एस है। तो इसमें वो कहता है कि जो इनवर्स एस शेप होता है ना, इसके अंदर एफिशिएंसी जो है वो चेंज होती रहती है। कैसे होती है ये मैं आपको नोट्स उसमें समझाता हूँ, खुद करके बताता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ देखें, ये मैंने समझाया था आपको ना, टोटल कॉस्ट कर और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी बताया था। ये आपके सामने नॉन लीनियर लीनियर टोटल कॉस्ट कर है ना। अच्छा, तो बहरहाल इसको मज़ीद समझते हैं। ये देखें, जी यहाँ पर देखें, ये आउटपुट है, ये कॉस्ट, और ये और उसके बाद फिर ये टोटल कॉस्ट कर्व है। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, तो इस कर्व के दो हिस्से हैं, एक यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको इसको मैं आपको पहले एक छोटा सा चीज़ मज़ीद समझा दूँ कि एक ये कर्व है फॉर एग्जांपल, और एक ये है, और ये देख रहे हैं, ये मैं एक डिफरेंट चीज़ पहले आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखें, ये जो चार कर्व्स आपको समझा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ समझा रहा हूँ आपको। ये क्या है कि ये चेक करना होता है कन्वेक्सिटी और कनकेविटी ऑफ ए कर्व।
convexity and concavity of a curve. कन्वेक्सिटी और कनकैविटी चेक करने का तरीका ये होता है कि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर तो टेंजेंट ऊपर आ जाए कर्व के, ये देखें टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट ऊपर आ गया कर्व के, या टेंजेंट नीचे आता है, ठीक है ना। अगर टेंजेंट ऊपर आ जाए तो उसे कनकेव कर्व कहते हैं। इधर भी चेक करें, इस कर्व के ऊपर भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ऊपर आ रहा है ना। इधर टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर चेक करें तो टेंजेंट नीचे है। तो आप लोगों ने ये देखना है कि सॉरी जी, आप लोगों ने ये देखना है कि इफ द टेंजेंट इज above the curve, the curve is called concave। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि if the tangent is, ये above है ना, is below the curve, the curve is called convex। ये कनकेव और ये कन्वेक्स, ठीक है ना जी। अब आप नोटिस करें तो इधर टेंजेंट दोनों जगहों पे अबव है, तो इसको हम कहेंगे क्या भला, कनकेव। और इसको भी क्या कहेंगे, कनकेव। लेकिन ये है कनकेव अपवर्ड और ये कनकेव क्या है, डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। अच्छा ये क्या है, ये कन्वेक्स है। ये कन्वेक्स क्या है, डाउनवर्ड है। और ये क्या है, ये कन्वेक्स अपवर्ड है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई। और अब जरा एक और बात बताऊं, अगर ये इन दोनों को मैं मिला दूं, ये देखें तो ये बाउल सा बन जाता है। तो बाउल शेप इज ऑलवेज कन्वेक्स। और अगर मैं इन दोनों लाइनों को मिला दूं, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाता है, डूम। डूम कहते हैं गुंबद को। तो डूम शेप जो होता है, डूम शेप इज कनकेव। जैसे गुंबद होता है मस्जिद का या किसी भी चीज, तो डूम शेप इज कनकेव, है ना। और बाउल जैसे प्याला होता है, ये प्याला सा बन गया है ऐसे, तो ये जैसे ये देखें प्याला सा बन गया, तो ये क्या है, ये कन्वेक्स होता है, बाउल शेप। बाउल शेप, बाउल शेप इज कन्वेक्स। तो ये आपको समझाने के लिए, अब जरा नोटिस करें, इधर जो हमने कर्व बनाया है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि इसके ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऊपर आएगा यहाँ पे, है ना। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये टेंजेंट ऊपर आएगा, है ना। और इधर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये यहाँ पे टेंजेंट नीचे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस पॉइंट से पहले कर्व क्या है, कनकेव है, और इसके बाद कन्वेक्स है। इनिशियली इट इज कनकेव एंड देन इट बिकम्स कन्वेक्स, है ना। यानी टोटल कॉस्ट, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, टोटल कॉस्ट कर्व इज initially concave and then convex। क्यों बोला,
ये टेंजेंट पहले ऊपर आ रहा है फिर नीचे आ रहा है। ठीक है जी, अब ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, आपको समझा दिया ये चीज़। ठीक है। अच्छा, बहरहाल तो ये इसमें से अब टोटल कॉस्ट कर्व जो है इसमें से ये कहते हैं कि इसके तीन हिस्से कर लीजिए। पहला हिस्सा यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है ना जी। वेट, ये क्या होगा? अच्छा, दोबारा बना लेते हैं। एक सेकंड जी। ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, होल्ड कीजिएगा। हम्म, अच्छा, ये समझ आ गई सारी बातें या नहीं? ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा, मैं इसको अब शायद करेगा। अच्छा, होल्ड ऑन। जी, वो थोड़ा सा ये स्ट्रक हो गया था। अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे था मैं, ये आपको समझा रहा था, दिस वन। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि आप इसको ना दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर, तीन हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहला हिस्सा ये वाला होगा, दूसरा हिस्सा ये वाला होगा। अब ये जो जो नॉन लीनियर कर्व है ना, इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको इन्होंने ये स्ट्रेट किया हुआ है ऐसे, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये मिटा देते हैं अब हम, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये भी मिटा देते हैं, ये वाला। जी, तो ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखें, तो इसमें ये तीन हिस्सों में टोटल कॉस्ट कर्व को हमने डिवाइड कर लिया है। एक ऐसा है जिसमें टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैटर है, ये वाला शुरू वाला हिस्सा ये फ्लैटर है, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये वाला हिस्सा जो है ये स्टीपर है। तो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब तीनों हिस्सों में क्या हो रहा है, इन तीनों हिस्सों में हम चेक करते हैं। इन तीनों हिस्सों में जो फ्लैटर पोर्शन है
फ्लैटर पोर्शन के अंदर जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या कर रही है, वो फॉल कर रही है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर फॉल करे तो इसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। अच्छा, ये क्लियर होगी बात। दूसरा पोर्शन जो है वो है स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या होगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसको हम कांस्टेंट एफिशिएंसी कहते हैं। कांस्टेंट एफिशिएंसी। और तीसरी चीज जो है वो स्टीपर होता है, जहां पर स्टीपर, उसमें क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो क्या हो जाएगी, स्टीपर के अंदर वो राइज करना शुरू हो जाएगी। इसको हम डिक्रीजिंग एफिशिएंसी कहते हैं। यानी जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल करे तो अच्छी बात है ना, कॉस्ट कम हो रही है, तो उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, एफिशिएंसी का बढ़ना। फिर अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कांस्टेंट रहे तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट एफिशिएंसी। अगर फॉल कर जाए तो इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, अगर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए तो डिक्रीजिंग एफिशिएंसी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहा है, इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा यही तीनों चीज़ें जो मैंने अभी आपको समझाई हैं, इसको अगर हम बुक में देखें और फिर टेबल में भी देखें तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे वाला। मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, होल्ड ऑन। ये देखें, ये देखें, तो ये वही तीन हिस्से हैं। अब आपको नज़र आएगा कि अगर हम ये, पहले आप टेबल से देखिए तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे है यूनिट ऑफ यूनिट नंबर, यूनिट नंबर, या इसको कह लीजिए आउटपुट, है ना, दिस इज कॉल्ड आउटपुट। ये लिखा हुआ है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट, तो ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट लिखा हुआ है, मीनिंग मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला आप लोगों को आता है, उसकी कैलकुलेशन इसने यहाँ पे बताई हुई है, कैलकुलेशंस। तो मार्जिनल कॉस्ट का क्या फार्मूला होता है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, है ना। तो कैसे आएगा, यहाँ पर उसने बताया जी कि तीन तीन यहाँ पे देखें, यहाँ पर जब आप 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट लिए उसने, 1 2 3, ये वो पॉइंट हैं जहाँ पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है। ये एफिशिएंसी बढ़ रही है इन 3 पॉइंट्स पर। इन 3 पॉइंट्स पर, ये वाले जो 3 पॉइंट्स हैं, इसको नाम मैं दे दूं ए बी सी पर एफिशिएंसी बढ़ रही है, और डी ई एफ पर एफिशिएंसी कांस्टेंट है, और
ये जो 3 पॉइंट है GHI, इनमें एफिशिएंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी A B C पर एफिशिएंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा, D E और F पे क्या हो रही है? एफिशिएंसी कांस्टेंट है। अच्छा, और GHI पर क्या है? वो है एफिशिएंसी कम हो रही है। अच्छा, क्यों हो रही है ये अब जरा देखते हैं। ये ज़हन में रहे कि ये आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। और टोटल कॉस्ट कर्व हमेशा वर्टिकल इंटरसेप्ट से शुरू होता है, क्योंकि ये इतनी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स कॉस्ट, ये भी आपको पता है। और अगर हम कर्व बनाना चाहें तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। फिक्स कॉस्ट कर्व भी बना सकते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं तो हमें ए से बी, यानी ए से बी, तो ए पॉइंट टू बी पॉइंट तक जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का जो फार्मूला है वो है चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट जरा देखें, ये ए से बी पर जा रहे हैं तो बी न्यू पॉइंट और ए ओल्ड पॉइंट। तो बी पर देखें तो आपको बी पॉइंट पर जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है? 25। ए पर कितनी आ रही है? 20। तो बी माइनस ए करेंगे ना, तो 25 में से 20 माइनस करें तो चेंज इन टोटल कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस जगह पर दैट इज इन डॉलर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली टोटल कॉस्ट है यहाँ पे, या सी भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये क्वांटिटी मीन्स क्यू। तो अब आप 25 में से 20 माइनस करें तो ये क्या आएगा? यानी 25 माइनस 20। और अगर देखें बी पर आउट कितनी है? 3। और ए पर कितनी? 2। 3 माइनस 2 करेंगे तो 3 - 2 चेंज इन आउटपुट आ जाएगा। तो ये 5/1, 5, ये 5 आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी ए से बी के दरमियान। ये यहाँ पर इसने ये किया हुआ है 25 - 20, ठीक है, ये जो मैंने भी आपको कर, लेकिन इसने गलती ये किया कि इसने चेंज इन आउटपुट से डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर 25 - 20 और डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? ये गलती है इसके अंदर, वो क्या होनी चाहिए? 3 - 2। तो डिवाइडेड बाय, आप इसको कर दें 3 - 2, तो ये आएगा 1। तो जवाब क्या आएगा? 5। और यही 5 उसने यहाँ पर शो किया हुआ है, ठीक है ना जी। ये डिवाइडेड बाय आएगा, डिवाइडेड बाय दिस। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आप आ जाइए, कैसे? अब आ जाइए बी टू सी। बी टू सी आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करें। तो बी टू सी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या आएगी जी? बी टू सी, बी पॉइंट से सी पॉइंट के दरमियान जी। अब आप फिर दोबारा मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? फार्मूला में आता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट जी। तो 29 में से माइनस करेंगे 25, है ना, और इधर से डिवाइड करेंगे 4 में से आप माइनस करेंगे 3, तो 4 - 3, तो ये आएगा 4/1, यानी 4, है ना, इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। और यही यही 4 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो 29 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये जो साहब है ना, ये वाला काम तो कर रहे हैं, ये चेंज इन क्यू नहीं कर रहे, तो चेंज इन क्यू भी नीचे करना पड़ेगा। तो ये आएगा डिवाइडेड बाय, क्या करेंगे, 4 - 3, तो ये 1 आ गया, तो ये 4, ठीक है ना, और ये 4 यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। ये 3 और 4 के दरमियान आपने मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर ली।
ये क्लियर होगी बात आपको? अच्छा, ये ए से बी, फिर बी से सी, अब आगे हम नहीं कर सकते। ये दो हो गए। तो उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट जो है वो क्या है, यहाँ से डी ई और एफ के दरमियान। तो डी ई एफ के दरमियान करें जरा प्लीज, क्या आएगा? तो डी ई एफ पे क्या आता है, ये यहाँ पे कर लेते हैं इस जगह पे। तो सॉरी जी, ये करते हैं डी टू ई। तो डी टू ई करें तो फिर वही बात है, मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट। जी, क्या आएगा? ई पर, ई से फिर डी पर जाएंगे ना, तो ई पर क्या आ रहा है? ई पर आ रहा है 42। तो 42 माइनस 41, ये 41 है, क्योंकि डी पर ये आ रहा है। और इधर से ई पर क्या आ रहा है? 13 माइनस 12। तो ये 13 माइनस 12, तो ये क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 आ गया आंसर। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये आपके सामने 1 आया हुआ है, ये दिस इज 1। और 1 की कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। सिर्फ इसमें आपने डिवाइड करना है किससे भला? जैसे अभी हमने किया 13 माइनस 12, 13 माइनस 12, तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। समझ गए? इसी तरीके से जब हम कैलकुलेशन करेंगे ई से एफ तक, ये तो डी टू ई किया है ना, फिर आप कर लें ई टू एफ। तो फिर वही चीज़, एम सी का फार्मूला, चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू। जी बताइए, एफ पर कितनी आ रही है वैल्यू? एफ पर है 43, 43 माइन, और ई पर कितनी आ रही है? 42, 42। और इधर से आप करें तो ये 14 माइनस 13, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो ये फिर वही चीज़ आ गई यहाँ पर। क्या था बोला? यहाँ पर था 14 माइनस 13, तो 14 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 1, तो ये जवाब 1, और ये 1 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से हम बाकी भी 2 पॉइंट्स पर मेजर कर सकते हैं। अगर हम इस पे मेजर करें जी पर, तो जी पर कितनी आ रही है? जी टू एच पहले फाइंड करते हैं। कर लेंगे ये ना अब आप लोग, मैं एक और कर ही देता हूँ। जी टू एच, तो एम सी क्या है? चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू। जी, तो क्या फार्मूला होगा जी? एच माइनस जी होगा ना। एच पर कितनी वैल्यू आ रही? 57 माइनस 54 और डिवाइडेड बाय 23 माइनस 22। तो इस 57 में से 54 माइनस करें तो ये 3 आ जाएगा। 3/1 3, तो ये 3 आ गया। चेक करें नीचे 3 आ गया, ये 3 वैल्यू आई हुई। इसके नीचे भी ये डिवाइड कर दें तो क्या आता है? ये आ रहा है 23 डिवाइडेड बाई 1, ये 3 आ गया। अच्छा, अब आखिरी है, आखिरी ये है कि ये है पॉइंट आई से लेके, एच से लेके आई तक, फ्रॉम एच टू आई, फ्रॉम एच टू आई मेजर करते हैं। जी जी, एच टू आई जी। एम सी इज इक्वल टू चेंज इन टी सी ओवर चेंज इन क्यू। जी जनाब, तो आई पर क्या है? 62 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 23। तो ये 62 में से 57 माइनस करें तो जवाब क्या आएगा? 5/1। तो ये 5 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना जी? तो ये हो गया जी 5। चेक करें, ये 5 आ गया। तो आपने माइनस, ये क्लियर होगी ना बात? इसको भी इसी तरीके से 24 डिवाइड माइनस 23, तो ये 5/1 और ये 5 आ गया। तो ये कैलकुलेशन आ गई आपके सामने। अच्छा, अब यहाँ पर चेक कीजिए कि इस टीसी के अंदर
तीन उसने पोर्शन शो किए हैं। एक ऐसा पोर्शन है जिस ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको मैं अब थोड़ा सा इसको कलरफुल कर दूं। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये फ्लैटर है, दिस इज फ्लैटर। अच्छा, और अगर हम अगर हम सॉरी, अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरा हिस्सा है। और तीसरा हिस्सा जो है ना इसके अंदर, वो कौन सा है? वो हिस्सा है, कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन कर देते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर है, ये स्टीपर है। स्टीपर के अंदर अगर नोटिस करें तो क्या हो रहा है, स्टीपर के अंदर ये वाला हिस्सा स्टीपर है, यानी ये जो ग्रीन है ये स्टीपर है, और जो ये पर्पल है ये स्ट्रेट है, और ये जो ये है, ये क्या है, ये फ्लैटर है। तो फ्लैटर पोर्शन के अंदर ज़रा देखें तो फ्लैटर वाले पोर्शन में मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट या मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है। जब ये कम होगी तो ये क्या है, ये इसमें इंक्रीजिंग एफिशिएंसी है। यानी इसके अंदर अगर हम कॉलम ऐड कर दें और यहाँ पे लिखें एफिशिएंसी, तो इसमें एफिशिएंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, क्योंकि ये गिर रही है। कॉस्ट गिरेगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके अंदर ज़रा देखें, इन दो के अंदर तो कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो एफिशिएंसी गिरेगी। इनके अंदर मार्जिनल कॉस्ट सेम रह रही है, तो एफिशिएंसी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो ये क्लियर होगी हमें सारी बातें। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि जो कॉस्ट कर्व हैं उनका एफिशिएंसी के साथ क्या ताल्लुक है, और ये हमने मार्जिनल कॉस्ट से समझ ली सारी चीज़ें। ये यहाँ पर यही बताया गया है कि 3 और 4 के अंदर एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी मार्जिनल कॉस्ट वो क्या हो रही है, फॉल कर रही है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, शैलोवर, शैलोवर कहते हैं फ्लैटर को। ठीक है ना जी। फिर 13 और 14 यूनिट के दरमियान ये देखें, 13 और 14, ये वाले 13 और 14 यूनिट, और ये चीज़ यहाँ पर भी ग्राफ में भी आपको नज़र आ रहा है, ये 12, 13, 14 है ना, ये इसके अंदर हर दफ़ा सेम आई थी जवाब। तो इसके अंदर कांस्टेंट एफिशिएंसी है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मींस मार्जिनल कॉस्ट, और इसमें टोटल कॉस्ट कर्व का कांस्टेंट स्लोप और स्ट्रेट लाइन है। फिर रिड्यूस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कम होना शुरू होगी, क्योंकि इसमें कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी, वेरिएबल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना जी। और यहाँ पे कर्व क्या हो गया, स्टीपर हो गया। अब इससे आगे चलें तो छोटा सा एक सेक्शन है 2.3, उसमें वो बता रहे हैं कि ये एफिशिएंसी कम क्यों होती है, हालांकि आउटपुट ज़्यादा है। यहाँ पे ये वाली जो स्टीपर पोर्शन है, ये वाला, ये वाला, इस आउटपुट लेवल पे जो ज़्यादा आउटपुट लेवल्स हैं इन पर चेक करें तो ये कॉस्ट में जो इजाफा है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो गया, 54 से 57, 57 से 62। इधर कॉस्ट बढ़ रही है 41, 42, 43, देख रहे हैं ना। इधर बढ़ रही है 20, 25, 29। तो इसमें बढ़ने की स्पीड देखें क्या हो रही है। तो यहाँ पर पहले ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम है। इधर क्या है, पहले थोड़ी है, फिर उसके बाद और ज़्यादा है। इधर कांस्टेंट है, हर दफ़ा बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टीपर हो जाता है यहाँ पे, तो इसमें ये स्टीपर होता कहाँ पे जाके, हायर वॉल्यूम पे होता है। हायर, ये हायर वॉल्यूम आउट
हाई वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है ना ये, तो हायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट कर्व स्टीपर है। लोअर लोअर वॉल्यूम, ये लोअर वॉल्यूम है, इस पे वॉल्यूम आउटपुट का वॉल्यूम कम है, ये लो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है। तो लो वॉल्यूम आउटपुट पे टोटल कॉस्ट कर्व फ्लैटर होता है और मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही होती है। और जो ये वाला पोर्शन है ना, जो ये वाला पोर्शन है जिसमें हमने DEF पॉइंट्स लिए थे, ये वाला पोर्शन जो पर्पल से शो हो रहा है, इसको ये लोग एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं रेलेवेंट रेंज। क्या कहते हैं? रेलेवेंट रेंज। रेलेवेंट रेंज कौन सी है? ये जो पर्पल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेलेवेंट रेंज है जिसमें एफिशिएंसी कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखना है कि ये वाला जो पोर्शन है जहाँ स्टीपर हो रहा है, इसमें कॉस्ट ज़रा ज़रा तेज़ी से बढ़ रही है, हालांकि आउटपुट ज़्यादा हो रही है। तो आउटपुट के ज़्यादा होने से तो कॉस्ट कम होनी चाहिए पर यूनिट, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम पे प्रोड्यूस करेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर होगी, स्पेशलाइजेशन आएगी, तो कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी दो वजूहत यहाँ पे बताई हुई हैं इसमें। ठीक है ना जी? यानी ये कि causing causes of falling efficiency at higher volume, volume means output, higher output के ऊपर, या इसका और सवाल ये है कि स्टीपर जहाँ पे होता है टोटल कॉस्ट कर्व, वहाँ पर क्यों टोटल कॉस्ट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है या मार्जिनल कॉस्ट क्यों बढ़ती है? ठीक है ना जी? टोटल कॉस्ट तो थ्रू आउट बढ़ रही है, देखें टोटल कॉस्ट थ्रू आउट बढ़ रही है, ये टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है, 10, 20, 25, 29, 41, 42, 43, 54, 57, 62। तो टोटल कॉस्ट तो थ्रू आउट बढ़ रही है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो पहले कम होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर बढ़ती है। ठीक, देखें मार्जिनल कॉस्ट पहले क्या होती है? कम होती है आपके सामने, फिर कांस्टेंट है ना, और फिर क्या हो रही है? फिर बढ़ना शुरू हो गई है। तीन पोर्शन है। तो मार्जिनल कॉस्ट पहले फॉल करती है, फिर इसमें देखें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या रहती है? सेम रहती है या कांस्टेंट। फिर इन पोर्शन पे देखें तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, लेकिन टोटल कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और टोटल कॉस्ट आपने अभी चेक कर भी लिया कि क्या हो रही है ना? तो अगर आप चाहें तो टोटल कॉस्ट का यहाँ पर कॉलम भी बना सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो टोटल कॉस्ट का कॉलम बना लें, तो 5 पे क्या थी टोटल कॉस्ट? सॉरी, तीसरे लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट कितनी है? वो है तीसरे पे है 25। तो तीसरे पे इधर शो होगी ये 25, और फिर ये क्या आएगी? 29। ठीक है ना? ये बना सकते हैं आप लोग। फिर क्या है? ये है 42, और ये कितनी है? 43। ये टोटल कॉस्ट बता रहा हूँ। 23 पे टोटल कॉस्ट है 57, और 24 पे है 62। ये यू कैन चेक दिस। टोटल कॉस्ट मैंने हर पॉइंट पे बता दी। तो टोटल कॉस्ट देखें बढ़ती जा रही, इधर से आउटपुट 3, 4, 13, 14, 23, 24 पे गई, इधर टोटल कॉस्ट 25, 29, 42, 43, 57, 62। ये टोटल कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है आपके सामने। अच्छा, अब जो है, अब ये देखना है कि जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ना जो है वो क्या है, ज़रा देखें। ये बात मैंने आपको समझाई थी, जस्ट अ मिनट, यहाँ देखें। ये जो भी नोट्स मैंने आपको दिए थे लिख के, बार बार ऊपर चला जाता है। ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई है कि
जहां पर ये फ्लैटर होगा ना, वहां पर ये एफिशिएंसी क्या होगी, वो फ्लैटर जहां पे टोटल कॉस्ट कर्व होगा, फ्लैटर ये फ्लैटर टोटल कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन टोटल कॉस्ट कर्व और स्टीपर भी टोटल कॉस्ट। तो देखें वहां पर एफिशिएंसी का बढ़ना, एफिशिएंसी कांस्टेंट रहना, जहां मार्जिनल कॉस्ट फॉल करेगी उसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, कॉस्ट जो कम हो रही है। और जहाँ कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाए वहाँ पर एफिशिएंसी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और जहाँ मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी वहाँ पे एफिशिएंसी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सवाल ये है कि सवाल ये है ये देखें ज़रा कि ये बता रहा है कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर एफिशिएंसी क्यों कम होना शुरू हो जाती है। एफिशिएंसी कम होने का मतलब ये है कि फॉलिंग एफिशिएंसी का मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट क्यों बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजूहात देखनी है, ठीक है ना जी। तो ये आप देखें कि टोटल कॉस्ट पर यूनिट राइजिंग एट हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उसकी दो रीजन उसने बताई है। पहला कि जब आप हायर लेवल ऑफ आउटपुट पे चले जाते हैं तो उस वक्त बॉटलनेक्स प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि बिजनेस उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हार्ड चल रहा होता है, बहुत ज़्यादा आउटपुट हो रही होती है। इस वजह से कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, बॉटल नेक्स आते हैं प्रोडक्शन के अंदर। फिर दूसरा ये कि आपकी जो हायर कॉस्ट ऑफ लेबर है वो हो जाती है, आपको ज़्यादा प्रीमियम ओवर टाइम पे करना पड़ता है, वर्क लोड से ज़्यादा उनसे काम लेना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ लेना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा आउटपुट पे आप चले जाते हैं ना, ज़्यादा आउटपुट पे जाएंगे तो ओवर टाइम उनको पे करना पड़ेगा, तो हाई उनको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में बॉटलनेक्स आते हैं, यानी मसाइल आते हैं, और फिर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। ये दो वजूहात बताई हैं स्टीपर होने की, यानी वाई टोटल कॉस्ट इज स्टीपर एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। तो उसकी ये दो रीजंस आ गए, एक ये, ठीक है ना जी। ये टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हुआ। आगे चलें मज़ीद 2.4। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये सारी जो हमने कार्रवाई पढ़ी है ये कर्वी लीनियर कॉस्ट कर्व की पढ़ी है ना, ये लीनियर नहीं है कॉस्ट कर्व। लीनियर इसमें से सिर्फ ये वाला हिस्सा है जो कि स्ट्रेट है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा लीनियर है, ये वाला जो आपको पर्पल में शो हो रहा है यहाँ पे, ये लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था, रेलेवेंट रेंज का। दिस इज योर रेलेवेंट रेंज, ये रेलेवेंट रेंज है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ से ये पर्पल हो रहा है, जहाँ से ये पर्पल हो रहा है ना, वो रेलेवेंट रेंज है। ये वाली जो मैं, ये वाला ये रेलेवेंट रेंज है, दिस वन, ये रेलेवेंट रेंज है पर्पल वाला सारा, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो कर्व है एक्चुअली दिस इज कर्वी लीनियर या इनवर्स एस शेप है, ये जरा देखें आप, दिस इज इनवर्स एस शेप। अच्छा, अब मजीद इस पे डिस्कशन करते हैं कि कर्वी लीनियर कॉस्ट कर्व, कर्वी लीनियर या नॉन लीनियर जिसे आप कहते हैं, नॉन लीनियर या कर्वी लीनियर जो भी कहेंगे, तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। फिगर 1 शोड द स्ट्रेट लाइन कॉस्ट कर्व्स। वो फिगर 1 जो है वो आप देख सकते हैं इसी चैप्टर में हमने बनाया था फिगर 1। ये मैं दिखा भी देता हूँ फिगर 1 आपको, दिस वन, ये है ये है टोटल कॉस्ट कर्व, ये फिगर 1 है। और ये देखें, ये टोटल कॉस्ट कर्व जो है वो स्ट्रेट थी, ये वाला सारी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन है दिस वन। ये असल में एक्चुअली वो वाली लाइन है जो कि जिसे आप रेलेवेंट रेंज कहते हैं, ठीक है ना, ये बड़ी करके सामने नज़र आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे
जी, ये मैं भी आपको, हाँ जी, यहाँ देखें इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉस्ट का। तो नॉर्मली जो अ, ये लोग यूज़ करते हैं, जिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग जैसे आप लोगों का है, उससे वो स्ट्रेट लाइन कॉस्ट कर्व से ही इस चीज़ को समझा देते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि ये ज़रा देखें कि कांस्टेंट वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट, यानी मार्जिनल कॉस्ट जहाँ कांस्टेंट होती है, वो किस में आती है? ये मिड रेंज आती है, मिड रेंज ऑफ द कर्व। और इसको मैंने अभी आपको समझाया कि इसको रेलेवेंट रेंज भी कहते हैं। ये बात ठीक होगी। और इसके अंदर दूसरी चीज वो बता रहा है कि इस रेलेवेंट रेंज से, इस रेलेवेंट रेंज से अगर आप ये बिलो गलत लिखा हुआ है, ये मिटा दें यहाँ से। प्रोड्यूसिंग एट वॉल्यूम यानी अबव द रेलेवेंट रेंज, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ जाएगी, है ना, जहाँ वो स्टीपर हो जाता है। तो ये बात भी हम कर चुके हैं पहले कि अगर इस रेलेवेंट रेंज से ऊपर चले जाएं, ये देखें, ये वाली है ना रेलेवेंट रेंज, ये वाली रेलेवेंट रेंज है। इससे ऊपर चले जाएं तो 23 और 24वां यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये लॉस होगा आपको, क्योंकि कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है आपकी। ठीक है ना जी। तो बहरहाल अच्छा, उसके बाद एक और उन्होंने बताया कि देयर विल बी अ सिंगल लेवल ऑफ प्रोडक्शन लीड टू लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग बिलो एंड अबव दिस लेवल विल रिजल्ट इन हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी एक लेवल होगा जहां पर आपकी जो है वो मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम आ जाएगी और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वो हमने पहले देख लिया कि देखें, मार्जिनल कॉस्ट पहले 5 थी, फिर 4 थी, फिर 1 आ गई। उसके बाद फिर ये 1 से बढ़ के 3, फिर 5 होगी। तो ये 14 है, जो 14 लेवल ऑफ आउटपुट है जहाँ पर एक कम से कम मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है ना जी। चलें जी, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक और कहानी है, वो ये है कि ये कैलकुलेशन उसने पूछी हुई है आपसे, तो ये देखनी है आपने। यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पर टोटल कॉस्ट तो कैलकुलेट की है, ये सारी, सॉरी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट की है ना मैंने, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सारी हर पॉइंट में मैंने मार्जिनल कॉस्ट की हुई है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आप एवरेज कॉस्ट फाइंड करें, तो वो नहीं हमने की इसके अंदर, है ना। तो एवरेज कॉस्ट क्या फार्मूला होता है? एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होता है जी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, है ना। ये एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होता है। तो अगर मैं कहूँ ए पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट फाइंड करें, तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। एट पॉइंट ए, जी टोटल कॉस्ट देखें ए पॉइंट पे कितनी है? 20। और आउटपुट कितनी है बी, बी पॉइंट, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे देखें ना, ए पॉइंट पर टोटल कॉस्ट है 20 और ए पॉइंट पर आउटपुट कितनी है? 2। तो 2 से बस डिवाइड कर दें, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। ये 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगी? 10। तो ये एवरेज कॉस्ट है। अब मैं कहता हूँ बी पॉइंट पे फाइंड करें, एट पॉइंट बी। जी बताइए क्या होगा? बी पॉइंट पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 25। तो 25 डिवाइडेड बाय आउटपुट कितनी है वहाँ पे? 3। तो 25 को 3 से डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा? ये आएगा 8.33। इसी तरीके से ये मैं आप लोगों को एवरेज कॉस्ट बता रहा हूँ। एट पॉइंट सी कैलकुलेट करें तो सी पर कितनी आ रही है? 29 टोटल कॉस्ट और डिवाइडेड बाय 4। तो 29 तकसीम 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25। ठीक है ना जी। फिर इसी तरीके से एट पॉइंट डी कैलकुलेट करें तो डी पर कितनी है आउटपुट? डी पर कितनी है? 41 है ना। तो 41 डिवाइडेड बाय आउटपुट कितनी है? 12। कितना आएगा? 3.41।
इसी तरीके से एट पॉइंट ये कितना था, सी, सॉरी, ए, ए बी सी डी, अब ई है, ई पर करें जी। ई पर कितना आएगा, 42, 42 डिवाइडेड बाय 13, ये आएगा 3.23। तो ये इस तरीके से सब पॉइंट्स पर आप एवरेज कॉस्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये की हुई है, कहाँ की हुई है, ये इस टेबल में की हुई है, ये आप चेक करें, ये इसने इसमें की हुई है, ये आपके सामने, यही मैं अभी कैलकुलेट करके दिया। तो ये क्या है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो पर का मतलब मैंने बताया था एवरेज के लिए होता है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट मींस एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। और ये क्या है, ये आउटपुट है। तो ये वही मैं अभी कैलकुलेशन करके दिखाई है यहाँ तक आपको। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पर सवाल क्या है, सवाल पहले पढ़ना। सवाल ये है, वो कहता है कंसिडर द फिगर 3 अबव, which level of output allows to firm to produce at lowest total cost per unit। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट मींस एवरेज कॉस्ट। जी देखें, सबसे कम एवरेज कॉस्ट कहाँ पे आई है, सबसे कम एवरेज कॉस्ट, सबसे कम एवरेज कॉस्ट कहाँ पे आई है जी, चेक कर लें। ये 10 है, फिर 8.33 है, 7.25 है, 3.41, 3.23, 3.07, 2.45, 2.47, 2.58। जी जनाब, कहाँ पे आई है, तो वो आपको सबसे कम जो आ रही है ना, वो यहाँ पे आ रही है 22 पे, ये सबसे कम एवरेज कॉस्ट। ये समझ आ गई, ये सवाल था कि एवरेज कॉस्ट बताएं सबसे कम कहाँ पे। तो पहले एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करके फिर कम से कम पे बताएंगे कहाँ पे आ रही है। ठीक है ना जी। अच्छा जी, ये खत्म होगी कहानी। उसके बाद अगला टॉपिक है, और ये आखिरी टॉपिक है इसका, कल फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको क्या होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। चेंज की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, तो डी टी सी ओवर डी क्यू। ठीक है ना जी। तो अब ये आपके सामने जो कर्व बना हुआ है, ये टोटल कॉस्ट है, ये आपके सामने आउटपुट है, और क्या है, ये जो टेंजेंट होता है ये मार्जिनल कॉस्ट को शो करता है। ये इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ये इसे बढ़ाना चाहिए था लेकिन नहीं बढ़ाया। ये टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये है एक्चुअली एमसी। और ये जो टेंजेंट आ रहे हैं ऊपर, ये टेंजेंट आपके सामने, ये ठीक है जी। और ये टेंजेंट भी आ रहे हैं आपके पास, ये एमसी में। टेंजेंट shows स्लोप, ये पहले लेक्चर में समझाया था। स्लोप, टेंजेंट शो स्लोप, एंड स्लोप मींस मार्जिनल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जब आप टोटल कॉस्ट कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट को शो करेगा। तो वो आप कर लें, जैसे एम सी, इस पॉइंट पर जब आपने टेंजेंट ड्रॉ किया ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर और ये सी पॉइंट पर, तो ये 3 का मतलब है, एम सी 3 का मतलब तीसरी आउटपुट पे, यहाँ 13वीं आउटपुट पे एम सी 13 इसलिए लिखा हुआ है। और यानी 23 थर्ड लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब एम सी 23 इसलिए लिख दिया उसने कि नीचे आउटपुट लेवल 23 है। तो वो आप फाइंड कर लें, आपको समझ आ जाएगा। ये हमने पहले किया भी है कि 3 पर, 13 पर और 23 पर, ये याद रखिएगा, 3 पर, 13 पर और 23 पर। ये मैं भी दिखाता हूँ आपको।
3 पर, 13 पर और 23 पर। ये देखें जी, ये 3 पर कितना आया था? 5। 13 पर कितना आया था? 1। और 23 पर कितना आया है? 3। ये मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है पहले, ये वही बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना जी, बस दैट्स इट। समझ आ गई बात? तो 3 पर कितनी आई थी? 3 पर कितनी आई थी? 5। ठीक है। और 13 पर कितनी आई थी? 13वें लेवल ऑफ आउटपुट पे 1। और 23 पे कितनी आई थी? 3, है ना? ये मैं फिर दिखा देता हूँ। 3 पर 5, ये देखें, 3 पर 5, ये देखें, ये 3 पर 5 है, ये 5। फिर 13 पे कितनी बता रहा था? 1, ये 1 आ गई। 23 पे कितनी बता रहा है? 3। तो ये 3 यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये 3। ठीक है ना जी, ये आपका कहानी समझ आ गई है। इसको मज़ीद थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको कि एक तो ये कि इसको आपने ठीक कर लेना है, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है मैंने, टोटल कॉस्ट कर नहीं लिखा हुआ था, ये लिख लेना है जैसे मैंने लिख के दिया आपको। फिर यहाँ पे देखें तो ये जो मैं इसको आपको ना बना के खुद समझाता हूँ। ये देखें, जी ये देखें, ये आउटपुट है और ये टोटल कॉस्ट करेगा। ठीक है ना जी, देखें ज़रा। और ये हमारे पास, ये पहले क्या है? कनकेव है, और यहाँ से फिर ये कन्वेक्स है। अब इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू कर दें। ये फर्स्ट टेंजेंट है, ठीक है ना जी, ये इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हुआ। फिर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो जो जो टेंजेंट होगा ये मार्जिनल कॉस्ट को शो करेगा। फिर ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ठीक है ना? तो देखें आहिस्ता आहिस्ता टेंजेंट जो है वो पहले ये देखें, नोट करें कि पहले ये क्या कर रहे हैं। ये देखें, ये पहले स्टीपर है, फिर उसके बाद ये फ्लैटर है, उसके बाद मज़ीद फ्लैटर है। तो स्टीपर का याद रखें, मैंने कहा था स्टीपर का स्लोप ज़्यादा होता है, इसका मतलब यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, यहाँ उससे कम आएगी, यहाँ उससे कम आएगी। यानी ए पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट पर, और फिर सी पॉइंट पर। तो ए पॉइंट पर, पॉइंट ए से जब पॉइंट सी की तरफ जाते हैं तो टेंजेंट क्या हो जाता है? टेंजेंट इनिशियली क्या है? स्टीपर है, एंड देन फिर क्या होता जाता है? फ्लैटर होता चला जाता है। और ये बताया था स्टीपर हैज मोर स्लोप देन फ्लैटर। तो स्लोप मींस मार्जिनल, तो इधर स्टीपर है तो इसका मतलब इसकी मार्जिनल वैल्यू ज़्यादा आएगी। ये असल में किसको शो कर रहा है? सारे क्या हैं? एम सी हैं। फिर इसके बाद यहाँ देखें, यहाँ टेंजेंट यहाँ नीचे आएंगे, फिर टेंजेंट और नीचे आएंगे, सॉरी ये टेंजेंट नीचे आएंगे। ये बात समझ आ गई? तो ये टेंजेंट, सॉरी, ये टोटल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना जी। अब टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये सारे जो टेंजेंट्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं? ये मार्जिनल कॉस्ट को ही शो कर रहे हैं सारे। तो ये आपके सामने है। पहले ये यहाँ से ए बी सी तक
स्टीपर से फ्लैटर हुए, उसके बाद ये फिर मजीद स्टीपर होते चले जा रहे हैं, यानी ई पॉइंट पर, एफ पॉइंट पर, और अगर आप मजीद देखें यहाँ पर भी ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट और ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा। तो ये फिर ई से एच तक क्या होते जा रहे हैं, फ्लैटर से स्टीपर होते चले जा रहे हैं, यानी बढ़ती जा रही है मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू यहाँ पे, ये चीज़। तो टेंजेंट ऑन द टोटल कॉस्ट कर्व शोज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है ना जी, ये है जी स्टोरी। तो यहाँ तक मैंने आपको समझाया कि जितना स्टीपर ज़्यादा होगा उतना ही स्लोप ज़्यादा होगा, उतनी मार्जिनल वैल्यूज। स्टीपर का मतलब है मोर स्लोप, मोर स्लोप का मतलब है मोर वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि स्लोप का मतलब मार्जिनल है और फ्लैटर का मतलब क्या है, लेस स्लोप। इसका मतलब है लेस वैल्यू ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। तो ये है जी इन अ नटशेल। तो यहाँ तक क्लियर होगी सारी स्टोरी। अब आ जाइए फाइनल करते हैं इसको। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी, बुक से भी साथ साथ बता दिया। अब आप लोगों ने इसको यहाँ तक पढ़ लेना है। कल इंशाल्लाह ताला लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर पढ़ेंगे। शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर ख़त्म हो चुका और आपने इसी बुक से ही पढ़ना है, यहीं से नोट्स बनाना है, यहीं से तैयारी करनी है, यहीं से ही सब कुछ करना है। मतलब किसी और बुक को फॉलो ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, यहीं से पढ़ना है। ये शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर हमने शुरू किया था और माशाल्लाह ये हमने आज मुकम्मल कर लिया है। कल हम लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर पढ़ेंगे। इसमें ये जो चेंजेस मैंने किए ये आपने ज़रा ज़हन में रखनी क्या क्या है, ठीक है ना। ये वाली वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ये वाली कि steeper the steeper the slope of the tangent the higher the marginal cost। ये मैंने अभी आपको समझाई है, स्टीपर का स्लोप ज़्यादा होता है, ठीक है ना जी। चलें जी, आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। लीनियर टोटल कॉस्ट कर्व पर एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करनी क्या? की तो है भाई, एफिशिएंसी कैलकुलेट तो किसी पे भी नहीं की हमने। हमने तो उससे एफिशिएंसी पॉइंट आउट की है कि मार्जिनल कॉस्ट अगर सेम रहती है तो एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी। समझ आई बात? बॉटल नेक्स मीन्स के प्रॉब्लम आ जाना। जैसे बॉटल देखिए उसका नेक का आ जाए, शुरू में बड़ी, नीचे से बॉटल बड़ी होती है, नेक की तरफ आते जाए तो छोटी सी हो जाती है उसकी, इसको कहते हैं बॉटल नेक, यानी प्रॉब्लम में आ जाना। तो बॉटल नेक इन प्रोडक्शन मीन्स के जब ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ना तो फिर प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, मसाइल भी उतने ही होते हैं, बड़ी फर्म के मसाइल भी बड़े होते हैं। रेलेवेंट रेंज को लीनियर टोटल कॉस्ट कहेंगे क्या? जी कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। कॉजेज ऑफ फॉलिंग एफिशिएंसी एट हायर लेवल ऑफ आउटपुट का सेकंड पॉइंट समझ आ दें प्लीज। तो वो सेकंड पॉइंट में क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, पढ़ाया अभी मैंने सेकंड पॉइंट भी। आप सर एफिशिएंसी क्यों डिक्रीज होती है? अभी दो रीजंस बताइए भाई आपको, कि बॉटल नेक्स आ जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, और दूसरा जो है वो हायर कॉस्ट ऑफ लेबर आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा जी, हैप्पी टीचर्स डे सर, थैंक यू फॉर योर एंडलेस पेशेंस एंड डेडिकेशन, विशिंग यू ऑल द, you are one of the never told I will fail, I always encouraged me try again, uh, uh, confidence, thank you, थैंक यू वेरी मच कुत्सिया, आपने इतनी अच्छी बातें लिखी हैं। तो ये आज टीचर्स डे भी है और फॉर्चुनेटली आज मेरी बर्थडे भी है तो दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग भी खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाबियाँ दें। तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं जी, ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।